चलिए, मीटर मीटर एक बहुत ही बेहतरीन, जैसे नाम सुन रहे हैं मीटर, आप लोग अपने दैनिक जीवन में मीटर का यूज करते हैं। जैसे हम अपनी हाइट नापने के लिए और कई बार जो है कपड़े की लेंथ नापने के लिए मीटर का यूज करते हैं। इसीलिए इसको मेजर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मेजरमेंट का एक तरह से ये उपकरण है, मेजरमेंट का एक तरीका है। ठीक है, किसी चीज को नापने का कि ये कोई चीज कितनी लंबी है। तो ये जो है, जब साइंस की बात करते हैं, मैथ्स में बात करते हैं, तो ये एक एसआई यूनिट माना जाता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन ये पोइट्री में भी यूज होता है। ये पोइट्री में भी मतलब इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वही मीटर जो वहाँ नापने का काम करता है, यहाँ भी ये पोइट्री की लाइन को मेजर करने का काम करता है, नापने का काम करता है। कोई भी पोयम की लाइन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है इसकी लंबाई कितनी है, तो हमेशा वो मीटर के द्वारा ही बताई जाती है। तो मीटर एक, जैसे आपको वहाँ पे तो ढेर सारे पैटर्न मिलते हैं कि मीटर में बता लो, सेंटीमीटर में बता लो, मिलीमीटर में बता लो, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही तरीका है बताने का, वो है मीटर। तो मीटर में ही मुख्य रूप से बताते हैं। और भी तरीके अपना सकते हैं, फुट में आप बता सकते हैं, सिलेबल में बता सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कितने सिलेबल हैं, हाँ कितने साउंड हैं, कितने रिदम हैं, हर एक चीज़ वो मीटर वाला जब बोलते हैं तभी क्लियर होता है। तो इसीलिए जो है, मीटर सबसे बेस्ट तरीका है मीटर का यूज करके पोइट्री की किसी भी लाइन को बताने का, मेजरमेंट बताने का। हम क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन आप सभी को जानना चाहिए। मीटर के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जैक्टली इस क्लास से पहले आपको आना ही चाहिए था। वो दो तीन चीजें हैं। एक का नाम है प्रोजडी। रिकॉर्डिंग हो रही है चंचल। और दूसरे का नाम है वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन, क्या आप ये दोनों चीजें जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इन दोनों चीजों के बारे में आपको मालूम है कि ये प्रोजडी क्या होता है, ये वर्सिफिकेशन क्या होता है? तो जल्दी से नोट कर लें आप। जब आप प्रोजडी की बात करते हैं तो ये पैटर्न ऑफ रिदम एंड साउंड होता है। जब भी, क्योंकि प्रोजेडी हम अक्सर बोलते हैं ना, रेटोरिक एंड प्रोजेडी। तो रेटोरिक तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया। रेटोरिक की जब बात करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच, यानी किसी पोयम में जो अलंकार है, पोयम को कैसे सुसज्जित किया जाए, वो काम करता है रेटोरिक। लेकिन पोयम की जो इंटरनल ब्यूटी है, अंदर से पोयम कैसा सुंदर लगे, वो काम करता है प्रोजेडी। तो अगर आप कहेंगे रेटोरिक एंड प्रोजेडी, तो रेटोरिक क्या है? बाह्य आवरण है, आउटर एक तरह से डेकोरेशन है। और प्रोजेडी क्या है? इंटरनल डेकोरेशन है, अंदर से किसी चीज को बेहतर बनाना। ठीक है, तो बाहर से भी सुंदर है और अंदर से भी सुंदर है। कई बार कहा जाता है, कुछ हीरोइंस को कहा जाता है ब्यूटी विद ब्रेन, जैसे ऐश्वर्या राय हैं या और भी बहुत सी हीरोइंस हैं। तो उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाहर से भी वो एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं और अंदर से भी उनके व्यवहार, उनके लक्षण काफी अच्छे हैं। ठीक है, प्लस उनके अंदर अच्छा नॉलेज है। तो अब ध्यान दें कि यही मतलब है रेटोरिक प्रोजेडी, अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए हमेशा के लिए। रेटोरिक आउटर ब्यूटी है, प्रोजेडी इनर ब्यूटी है। अब इनर ब्यूटी कैसे? जब पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। द पैटर्न्स ऑफ रिदम एंड साउंड, लिख लें इसका डेफिनेशन। द पैटर्न ऑफ रिदम एंड साउंड यूज्ड इन पोएट्री। तो जो पोएट्री में आपको रिदम और साउंड पता चलता है, ठीक है, वो जो उसका पैटर्न होता है, वही आपका कहलाता है प्रोजेडी। वर्सिफिकेशन क्या है? ये एक ओवरऑल साइंस है, एक ओवरऑल आर्ट है, एक्ट है, प्रैक्टिस है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या है? वर्सिफिकेशन एंड एक्ट, आर्ट और प्रैक्टिस। ये एक प्रकार का प्रैक्टिस है ऑफ कंपोजिंग पोइटिक वर्स, ऑफ कंपोजिंग पोइटिक। तो जब कोई पोयम, ठीक है, कि लाइन को जो कंपोज करने की प्रक्रिया है, ठीक है, जो प्रैक्टिस है, उसी को हम बोलते हैं वर्सिफिकेशन। तो कई बार आप साइंस भी बोल सकते हैं, द साइंस ऑफ कंपोजिंग पोइटिक वर्स।
या इसी को दूसरे लैंग्वेज में सिर्फ दो वर्ड में आप कह सकते हैं मीट्रिकल कंपोजिशन। कोई भी कंपोजिशन जिसमें एक मीटर हो, ठीक है, एक पैटर्न हो, उसके हिसाब से यदि वो किया गया है तो उससे बोलेंगे आप वर्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। अगर आपको इतना पता है तो इसके अलावा कुछ भी वो डेफिनेशन किसी भी तरह से पूछेंगे, इसी से कनेक्ट करके आप बता लोगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो प्रोजडी केवल एक पैटर्न है, लेकिन वर्सिफिकेशन उससे बड़ा है। उस पैटर्न को बनाने वाला प्रैक्टिस, उस पैटर्न को बनाने वाला साइंस वर्सिफिकेशन कहलाता है। क्लियर है मेरे ख्याल से? तो साइंस जिसके तहत प्रोजडी बनती है वर्सिफिकेशन कहलाता है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मीटर से बड़े दो अच्छे अच्छे टर्म थे, प्रोजडी एंड वर्सिफिकेशन, आप सभी को जानना चाहिए था। आई होप यू ऑल हैव रिटन, सभी ने लिख लिया होगा। जल्दी जल्दी बताएं भाई, जब आपसे कुछ पूछा जाए तो तुरंत जवाब दें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये थोड़ा सा काफी 6-7 पेज का चैप्टर है, ये टॉपिक है। और मैं जहाँ आहिस्ता होगा आहिस्ता बताऊंगा, जहाँ मुझे आगे बढ़ना होगा मैं आगे बढ़ूंगा। आप सभी को उसी स्पीड में चलना है, लेकिन जब तक इसको मैं कंप्लीट नहीं कर लूंगा, चाहे 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए, मैं छोड़ने वाला नहीं। आपको मन करेगा चले जाना, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ जाओ चाहे जहाँ, लेकिन यहाँ पे साथ निभाओ। आपको यहाँ से लीव नहीं करना है। ठीक है, खाना खा लो, मुझे धोखा दे लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन कम से कम यहीं बने रहिए, अपनी प्रेजेंस दिखाते रहिए। मुझे पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो, आप मत करिए, मत पढ़िए, लेकिन कम से कम यहाँ से लीव मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल चार्जिंग में लगा लीजिएगा, ये भी बहाना नहीं चलेगा कि चार्ज नहीं था मोबाइल। आगे बढ़ते हैं। मीटर इज द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट ऑफ अ प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। अब ध्यान देना है कि मीटर है, ये कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आप जान लीजिए कि ये एम एच अब्राम जी बताना क्या चाहते हैं। तो मीटर क्या है? एक तरह से रिकरेंस है। रिकरेंस का मतलब किसी चीज की पुनरावृत्ति। ठीक है, यानी मीटर एक ऐसी चीज है जो बार बार आती है। ठीक है, हैपनिंग अगेन एंड अगेन। रिकरेंस का मतलब हैपनिंग अगेन एंड अगेन। तो मीटर बार बार हैपन होता है, बार बार आता है। कहाँ पे? इन रेगुलर यूनिट। एक शर्त है, ये रेगुलर यूनिट्स में आता है। यानी ऐसा पोयम, अब कोई फ्री वर्स है उसमें कहो मीटर आ जाए, तो फ्री वर्स में मीटर नहीं आएगा। अरे कुछ तो उसमें रेगुलरिटी हो, उसमें एक राइम होना चाहिए, पैटर्न। ठीक है, उसकी लाइन एकदम बराबर होनी चाहिए हर बार, तभी तो आप उसमें मीटर लेके आओगे। अब एक लाइन छोटी है एक लाइन बड़ी है, तो उसमें मीटर कैसे लाओगे? तो एक लाइन का मीटर केवल बता सकते हो, लेकिन पूरी पोयम का मीटर नहीं बता सकते। तो मीटर आने के लिए रेगुलर होना बहुत जरूरी है। अब रेगुलर का मतलब एक लाइन में भी रेगुलर होना जरूरी है, कि जो पैटर्न आपका आ रहा है। अब भैया हमारे पास 4 ही प्रकार का पैटर्न है, तो उस पैटर्न को हम कभी कब बता पाएंगे? जब वो रेगुलरली आए। जैसे एक बार अनस्ट्रेस है तो दूसरी बार स्ट्रेस आए, फिर अनस्ट्रेस है तो स्ट्रेस आए, या फिर एक बार स्ट्रेस आ जाए फिर अनस्ट्रेस आ जाए। तो जो हमारे पास 4 5 6 प्रकार के पैटर्न है, अगर उस पैटर्न को लगातार उस लाइन में फॉलो किया जाएगा तभी आप मीटर बता पाओगे, अदरवाइज आप मीटर नहीं बता सकते। तो मीटर बनाने बताने के लिए क्या शर्त है? कि एक तो रिकरेंस होनी चाहिए, लेकिन रिकरेंस कैसी होनी चाहिए? रेगुलर यूनिट होनी चाहिए वो, यानी उसमें जो चीज है उसकी लाइन होनी चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए, या जो उसके अंदर आपको जो दिख रहा है रिदम, उसमें समानता होनी चाहिए। ठीक है, तब वो मीटर हो पाएगा। तो यही बस कहना चाह रहा है कि मीटर इज रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट। बस यही चीज यहाँ पे मीटर के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन या छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर ब्राउन, और आगे इसका डिटेल बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? एक प्रोमिनेंट फीचर है, ठीक है, मीटर। सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। जब स्पीच साउंड ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें मीटर एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है, और इसका होना बहुत ही जरूरी है किसी पोइट्री के लाइन में। ठीक है, अगर कोई पोइट्री का लाइन है यदि वो रेगुलर है तो उसमें मीटर जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलो, मीटर की बात हो गई है तो मीटर की भी डेफिनेशन लिख लो, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जैक्टली मीटर का डेफिनेशन आपको नहीं मिलता है। एक मिनट।
तो 1 मिनट जल्दी से मीटर का डेफिनेशन मैंने कुछ जगहों पे ये नोट किया है, उसको आप लोग नोट कर लें। मीटर का डेफिनेशन भी यहीं पे नोट कर लें आप लोग। मीटर का डेफिनेशन क्या है, सीधे लिख लें, द रिदम ऑफ अ पीस ऑफ पोइट्री, द रिदम ऑफ अ पीस ऑफ पोइट्री, अ पीस ऑफ, तो जो पोइट्री है उसके किसी एक पीस की बात करें, मतलब एक किसी पोएम की बात करें या उसके किसी स्टैंजा की बात करें, उसमें जो रिदम होता है, अब रिदम भी हम एक एक चीज को अभी सीखेंगे आगे, तो बहुत परेशान नहीं होना, अभी रिदम की भी डेफिनेशन देखेंगे। रिदम कुछ नहीं है, जो आपका साउंड है उसका पैटर्न होता है, एक्सटेंडेड एंड अनएक्सटेंडेड, तो पूरा साइंस आज पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आप ये समझे मीटर क्या है भैया, मीटर रिदम होता है किसी पीस ऑफ पोइट्री का, ठीक है। और ये डिटरमाइन कैसे होता है, अभी ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब यही कर रहे हो तो यही देख लो, ये रिदम ऑफ पीस ऑफ पोइट्री होता है। और डिटरमाइन इसको कैसे कहते करते हैं, कैसे कैसे पता चलेगा कौन सा मीटर है, तो डिटरमाइंड बाय लिख लो, डिटरमाइंड बाय द नंबर एंड लेंथ, कितने नंबर हैं, ठीक है, और कितना लेंथ है, नंबर एंड लेंथ, ठीक है, ऑफ फीट, ऑफ फीट इन अ लाइन। नोट कर लें ताकि एग्जाम में चाहे जो आ जाए आप एकदम बादशाह बन के निकलो। मीटर की डेफिनेशन क्या हो गई, द रिदम ऑफ अ पीस ऑफ पोइट्री डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ लेंथ, ठीक है, एंड द नंबर एंड लेंथ ऑफ फीट, यानी किसी भी पोइटिक जो लाइन है उसमें कितना फीट है, ठीक है, कितने फीट है यानी फुट, फुट कितने हैं, और उसकी लंबाई कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि मीटर कौन सा है। वास्तव में क्या होता है, ये रिदम ऑफ पीस होता है, रिदम होता है एक तरह से, ठीक है। नोट कर लिया इतना सभी ने, जल्दी से बताएं, हैव यू ऑल नोटेड, नोट करते हुए चलिए। जैसे एकदम नोट करा रहा हूं उतना ही नोट करना है, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो पूछ लेना है, कहीं कोई डाउट हो तो। अभी और जैसे ये चैप्टर पढ़ोगे ये क्लियर अंत में जाके एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, अभी तो बस नोट कर लो। द रिदम ऑफ अ पीस ऑफ पोएट्री डिटरमाइंड बाय द नंबर एंड लेंथ ऑफ फीट इन अ लाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब एक एक चीज को हम समझेंगे इन डिटेल। तो मीटर के बारे में हमने जाना कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है पोइट्री में। दूसरी बात है कि ये आता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि रेगुलर यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं, मीटर के टाइप कितने हैं, ये बहुत कम बच्चों को पता है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, एम एच अब्राहम की बुक में दिया है, कौन दिमाग को खराब करे। तो मीटर के टोटल 4 टाइप हैं, टोटल कितने टाइप हैं, 4 टाइप के मीटर हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यूरोपियन लैंग्वेज में 4 टाइप के मीटर हैं। सबसे पहला जो मीटर यूज होता है वो क्लासिकल ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में यूज होता था, और इस मीटर को हम बोलते थे क्वांटिटेटिव मीटर। क्या बोलते थे जी, क्वांटिटेटिव मीटर। क्वांटिटेटिव मीटर इस बात पर डिपेंड करता है कि द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ द अटेरेंस ऑफ अ सिलेबल, जो सिलेबल है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन क्या है, जब उसको बोला जाता है तो कितने लंबे समय तक आप उसको बोल रहे हो, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंसिस्टेड ऑफ रिकरेंट पैटर्न ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेबल, ठीक है। तो यानी क्या होता है, जब क्वांटिटेटिव मीटर की बात करते हैं तो वहां पे आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेबल मिलेगा, लेकिन उसमें ये डिपेंड करेगा कि आप सिलेबल को कितना, जो है ड्यूरेशन उसका क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन है, तो ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव। सिंपल से याद रखना, ड्यूरेशन ऑफ द अटेंडेंस ऑफ अ सिलेबल। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप जो है, ये टाइप यूज होता था ग्रीक और लैटिन में। जो दूसरा टाइप है वो फ्रेंच एंड मेनी अदर रोमांस लैंग्वेजेस में यूज होता था, स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज में। अब ध्यान देना, इसका मीटर क्या है, सिल्बेइक। अब ये सिल्बेइक मीटर क्या होता है भाई, तो इसमें क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिलेबल विद इन अ लाइन ऑफ वर्स, ठीक है, किसी पोयम की लाइन में कितने सिलेबल यूज हुए हैं,
इस आधार पे जो होता था मीटर उसको सिलेबेक बोलते हैं। बहुत आसान है। सिलेबेक का मतलब कितने सिलेबल यूज हुए हैं। अब इस बात से मतलब नहीं है कि स्ट्रेस जो है कितनी बार हुआ है, कितनी बार अनस्ट्रेस है, कितनी बार स्ट्रेस, इससे हमें नहीं मतलब है। कितने सिलेबल, बस हमें सिलेबल बता दो जी एक लाइन में। तो एक लाइन में जितने सिलेबल यूज होंगे उसके आधार पे जो मीटर होगा उसे सिलेबेक मीटर बोलेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तीसरे टाइप पे चलते हैं। बताओ भाई सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं। पहला टाइप आपने देखा क्वांटिटेटिव, कितने ड्यूरेशन तक कोई चीज जो है आपका अटरेंस हो रहा है कोई सिलेबल का। दूसरा क्या है सिलेबेक, कितने सिलेबल है बस इतना बता दो जी। तीसरा क्या है, ये ओल्डर जर्मनिक लैंग्वेज में यूज होता था, साथ ही साथ जो हमारा ओल्ड इंग्लिश है 14 सेंचुरी से पहले का जो इंग्लिश है ओल्ड इंग्लिश वहां पे यूज होता था, और इसे हम बोलते थे एक्सेंटुअल। अब ये जो एक्सेंटुअल होता है ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल विद इन अ लाइन विदाउट रिगार्ड टू द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अब आपको मेन हेडिंग पे ध्यान देना। तो ये एक्सेंचुअल में क्या होता था, यानी कितनी बार एक्सेंटेड सिलेबल आपको मिल रहा है, यानी कोई पोइट्री की लाइन है उसमें स्ट्रेस सिलेबल कितनी बार मिल रहा है, इस चीज पे जो मीटर डिपेंड करता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेंचुअल। ठीक है जी। यानी अनस्ट्रेस से नहीं मतलब है, आपको बस स्ट्रेस वाला काउंट करना है। जैसे हमने, अगर मैं हिंदी का एग्जाम्पल लूं तो नाथ संबुधनि भंजनी हारा। तो अगर मैं पूछूं कि ये बताओ इसमें स्ट्रेस सिलेबल कितने हैं, तो जहां जहां आपने जोर दिया वो स्ट्रेस सिलेबल हो गया। बस उसी को ध्यान दो, अनस्ट्रेस पे हमें जोर नहीं देना है। तो जब केवल स्ट्रेस पे आपने जोर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेंचुअल हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, जो फोर्थ टाइप का मीटर है इसे हम बोलते हैं एक्सेंचुअल सिलेबिक। अब सिलेबिक भी इसमें ऐड हो गया। इसका मतलब अगर आप दिमाग लगाओ तो क्लियर पता चल रहा है कि जो दूसरे और तीसरे टाइप को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेंचुअल सिलेबिक। यानी जो चौथा वाला है ये इक्वल टू है दूसरे एंड तीसरे को, दोनों को मिला दिया गया और कुछ नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इन विच द मीट्रिक यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रेस ऑन अ रिकरेंट नंबर ऑफ सिलेबल। ठीक है, यानी आपको स्ट्रेस काउंट करना है लेकिन ये भी सिलेबल पे जो स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, उस पे काउंट करना है। द स्ट्रेस एंड सिलेबल टाइप हैज बीन प्रीडोमिनेंट मीटर इन इंग्लिश पोएट्री सिंस द 14th सेंचुरी। अब ये अपने दिमाग में याद कर लेना है कि जो आपका एक्सेंचुअल सिलेबेइक वाला मीटर है यही वाला जो है 14th सेंचुरी के बाद से चल रहा है, और जो आप मीटर के जितने डेफिनेशन वगैरह देखते हैं वो इसी के आधार पे है। अगर आपसे मैं पूछूं कि अब बताओ अगर एज वाइज, देश वाइज, आपको कंट्री वाइज, ठीक है, करना हो तो क्या बताओगे, तो क्लासिकल ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में जो मीटर यूज होता था वो क्वांटिटेटिव था। ठीक है। फिर उसके बाद जो फ्रेंच और दूसरे लैंग्वेजेज में यूज होते थे वो थे सिल्बेइक। और इसके अलावा जो आपके जर्मनिक लैंग्वेज और फिर 14 सेंचुरी के ठीक पहले जो यूज होते थे ओल्ड इंग्लिश में वो था एक्सेंचुअल। और उसके बाद जो अभी प्रेजेंटली आपका यूज होता है वो है एक्सेंचुअल सिलेबेक। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो एक्सेंचुअल सिलेबेक है, क्योंकि आजकल के जो हम मीटर को देखते हैं जैसे आप आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं, तो इसमें आप सिलेबल भी बताते हैं कि कितने सिलेबल्स हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कितने आपने स्ट्रेस यूज किया है। ठीक है। तो आप स्ट्रेस भी बता रहे हैं, सिलेबल भी बता रहे हैं, कहाँ कहाँ किस सिलेबल पे कहाँ पे आपने स्ट्रेस यूज किया है, ये सारी चीजें आप बताते हैं अभी जो प्रेजेंटली आपका पोइट्री का फॉर्म चल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए इसे हम एक्सेंचुअल सिलेबेक बोलते हैं। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। द स्टडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटर इज कॉल्ड मीट्रिक्स। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, मीटर तो सब जानते हैं भैया, ये मीट्रिक्स क्या होता है। तो मीट्रिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ थ्योरी, जो इससे रिलेटेड थ्योरी है और प्रैक्टिस है मीटर से रिलेटेड, उसी को हम बोलते हैं मीट्रिक्स। तो हम जो कुछ भी आज पढ़ रहे हैं एक तरह से हम मीट्रिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, जैसे हम फिजिक्स बोलते हैं ना वैसे है मीट्रिक्स। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर, तो ये भी आप समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कोई काम की चीज नहीं है, जहाँ बिल्कुल काम की चीज नहीं है वहां हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन ऑल सस्टेन्ड स्पोकन इंग्लिश वी सेंस अ रिदम। जितने भी स्पोकन इंग्लिश की बात आप करते हैं, जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमें रिदम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रिदम, ठीक है, क्योंकि हम एक रिदम में ही चीजों को बोलते हैं। हम्म। तो ये जो रिदम होता है, इंग्लिश में रिदम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? अरिकॉग्नाइजेबल although varying pattern in the beat of a stress or accents। ठीक है, इन द स्ट्रीम ऑफ स्पीच साउंड। जब हम कोई चीज बोलते हैं तो आप, अगर हम अपने लैंग्वेज की भी बात करें, जो इंग्लिश लैंग्वेज हम नॉर्मली यूज करते हैं, ये हिंदी में नहीं है, बहुत कम मिलता है। इंग्लिश में आपको हर एक सेंटेंस जब बोलते हैं आप, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिस पे आपका स्ट्रेस होता है, आप थोड़ा प्रेशर देके बोलते हो। बाकी कुछ ऐसे वर्ड जो, जिनका बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है, जिनको आपका बोलना बोलने से भी काम हो सकता है, उन पे आप कम स्ट्रेस देते हो, अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना है तो। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि स्ट्रेस का यूज तो हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं जब हम इंग्लिश को बोलते हैं तो ये क्या होता है, एक रिकग्नाइजेबल, एकदम पहचान में आने योग्य, लेकिन वेरिंग पैटर्न होता है। और ये जो होता है, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे आपको मैं अगर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन दिखाऊं, देखो मैं थोड़ा सा डीपर लेवल पे चल रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा चीजों को और डीपर लेवल पे समझो और सोचो कि यस के सर हाँ कुछ आपको पढ़ा रहे हैं। आपको एक छोटा सा मैं कोई भी वर्ड दे रहा हूं, किसी वर्ड की ही बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल। इंग्लिश है तो फिर वहां पे आपको स्ट्रेस मिलेगा। आजकल यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, पता नहीं क्यों स्ट्रेस। इस वाले में आजकल ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो दे नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं है। ओवर यू ऐसा तो नहीं कहीं और देगा, यूसेज एग्जाम्पल नहीं। चलो कैम कोलिंस में देखते हैं, यहाँ जरूर दिख जाएगा। इसके प्रोनाउंसिएशन को देखना जरूरी है। ये क्या कर रहा है? चलिए, इसके डेफिनेशन, सॉरी, थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग। देखिए, आप लोग अभी स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जो है, बहुत छोटे में दिख रहा है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। आप लोग अपनी मोबाइल पे ब्यूटीफुल वर्ड को डालिए, आपको मोबाइल पे बहुत क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है, आपको एक स्ट्रेस सिंबल दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा, इसमें पता नहीं चल पा रहा है, जब आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो क्लियरली पता चलेगा। आपको जो बी है उससे पहले ऊपर की ओर एक छोटा सा आपको जो है लाइन खींची हुई दिख रही होगी। जैसे स्ट्रेस सिंबल को दिखाने का तरीका क्या होता है, ऐसे एक लाइन खींची होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप कोई भी लैंग्वेज में, जब चीज़ों को आप इंग्लिश में किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं, तो आपको प्रोनाउंस करने पे क्या करना होता है कि एक पर्टिकुलर उसमें लेटर होता है, साउंड सिलेबल होता है, जहाँ पे आपको जोर देना पड़ता है। ठीक है, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है। तो आप अगर खुद आप बोल के देखो, आप इसको क्या ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। देखो अलग अलग तरीके हैं बोलने के। आप इसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मैं बोल रहा हूं, ब्यूटीफुल, ठीक है। या फिर आप इसे बोलेंगे ब्यूटीफुल। तीन चीजें मैं बोल रहा हूं। अगर मैं इसे बोलूं ब्यूटीफुल, एक तरीका ये है। एक मैं बोलूं ब्यूटीफुल, एक मैं बोलूं ब्यूटीफुल। आप लोग बताइए, तीन तरीके मैंने यूज किए, इसमें से कौन आपको सही लग रहा है? जल्दी बताएं, फास्ट। तीन मैंने यूज किए, तो पहला वाला सही लग रहा है। रीजन,
क्योंकि आपने पहले वाले पे स्ट्रेस दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन एज द स्ट्रेस्ड लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रेस्ड लैंग्वेज जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेस देना ही पड़ता है। अगर आपने सही स्ट्रेस नहीं दिया है तो आप उस लैंग्वेज को सही तरीके से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी से आप लोग बताएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस वाले में थोड़ा ज्यादा क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए शुरू में ही आपको एक छोटा सा ऊपर से एक नीचे की ओर दिख रहा है, ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से आप किसी भी वर्ड को आप देखेंगे तो उसका एक पैटर्न है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पैटर्न है। अगर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी को यूज करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजों को देखने को मिलता है। यहीं पे मैं एक और वर्ड आप सभी से बताऊंगा, मैं देखता हूँ कितने लोग मुझे बता पा रहे हैं। बहुत ढेर सारे वर्ड हैं जो आप सभी को मतलब ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम बोलें एम्बिशस, ठीक है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ लेकिन सिर्फ आपको बताने का उद्देश्य है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एम्बिशस वर्ड है, इस वर्ड में आप बताओ कि कहाँ पे आपका एग्जैक्ट जो है आप वो करोगे। ठीक है, जब आप किसी भी मतलब इस वर्ड को जब आप बोलते हैं तो एग्जैक्टली कहाँ पे आप स्ट्रेस दोगे? क्या आप एम्बिशस जो है, आप जल्दी से मुझे बताइए, आप क्या एम्बिशस बोलेंगे या आप एम्बिशस बोलेंगे या आप बोलेंगे एम्बिशस? ठीक है, एम्बिशस। तो अब ध्यान दें कि जब भी इस तरह का साउंड आता है जहां पे लास्ट में सन होता है, STION, ये सब रूल हैं, स्ट्रेस के रूल होते हैं जो कि मैं आप लोग को नॉर्मली, आप ऐसे पढ़ते ही नहीं है तो कोई जानता नहीं है ना। इसका बकायदा रूल है लिंग्विस्टिक का कि आपको कब, जब आप SION साउंड आता है या SIOUS साउंड आता है तो आप उसके ठीक पहले वाला जो सिलेबल होता है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे 3 सिलेबल है, एम बी शस, 3 सिलेबल है। तो शस के ठीक पहले आने वाला जो सिलेबल होता है उस पे आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे एम विशस, तो आप इस वाले पे जोड़ देंगे। जैसे आप मैजिशियन बोलते हैं, मैजिशन होता है वास्तव में, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैजिशन। तो आप शन वाले से ठीक पहले वाला जो साउंड है जीसन, उस पे आप जोड़ देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ एम्बिशन है तो एम्बिशन से ठीक पहले, सन से ठीक पहले जो दूसरा सिंबल है, ठीक है, एमबी बी वाला, उस पे जोड़ देते हैं। सब लोग बताओ, सबके दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? बहुत डीपर लेवल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ सीख लो आप, अगर आज आपने स्पेशल क्लास ली है तो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी एक साथ बताओ कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो इंग्लिश लैंग्वेज आज से याद रखना है कि ये स्ट्रेस्ड लैंग्वेज है और इसका भी एक नियम होता है कि कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ नहीं देना है। आप अपने मन से एक वर्ड को प्रोनाउंस करते समय अपने मन से स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं। बस ये है कि हम अब आजकल जब हमें नहीं पता है तो हम उस वर्ड को बोल लेते हैं बस। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि भैया जब इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में ही क्या है, एक स्ट्रेस लैंग्वेज है और आपको स्ट्रेस देना ही पड़ता है। ठीक है, अब स्ट्रेस का भी डेफिनेशन यहाँ पे देखो क्लियरली इन्होंने दिया कि स्ट्रेस और एक्सेंट क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? द मोर फोर्सफुली अटर्ड हेंस लाउडर सिलेबल। यानी अगर कोई वर्ड है, ठीक है, अगर उसमें कई ढेर सारे सिलेबल हैं तो जिस वाले सिलेबल को आप ज्यादा फोर्सफुली तरीके से बोल रहे हो वही क्या कहलाएगा? वो सिलेबल स्ट्रेस सिलेबल या एक्सेंटेड सिलेबल कहलाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब अगर एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि स्ट्रेस का एग्जैक्ट सिलेबल क्या है? द मोर फोर्सफुली अटर्ड हेंस लाउडर सिलेबल। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए, चलो, तो ये हमने देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि रिदम का डेफिनेशन क्या होता है, हमने ये देख लिया कि स्ट्रेस या एक्सेंट का डेफिनेशन क्या होता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं वर्स का डेफिनेशन क्या है। वर्स क्या होता है? भैया आप बोलते हैं कि हमने एक वर्स पढ़ा है, तो ये वर्स है क्या?
तो कंपोजिशन रिटन इन मीटर, अगर कोई भी कंपोजिशन है यदि वो मीटर में लिखा गया है तो उसे हम बोलेंगे वर्स। देखो कितनी छोटी छोटी डेफिनेशन, एग्जाम में आएगा तो बच्चे अपने बगल जाकेंगे, इधर उधर समझ में नहीं आएगा, सब कुछ एम एच अब्राहम में बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में दिया हुआ है। जल्दी जल्दी मुझे बताते जाएंगे, जब समझ में आए तो कहो यस सर, हाँ सर, एक मुस्कुरा दो बीच बीच में। ठीक है, तो चलो, आई होप इट इज वेरी क्लियर, सभी ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे तीन चीजें हमने पढ़ी हैं। अब चौथा डेफिनेशन देखते हैं क्या एम एच अब्राहम दे रहे हैं। तो ये बता रहे हैं लाइन। लाइन क्या होता है भाई, पोइट्री में लाइन क्या है? तो लाइन क्या है? विच इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड एज अ सेपरेट एंटिटी ऑन द पेज। अगर किसी पेज पे आपको कोई ऐसा सेपरेट इंटिटी दिखाई दे रहा है, जो सबसे छोटी सेपरेट इंटिटी दिखाई दे आपको, और उसमें ढेर सारे वर्ड्स हों, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो, तो उसे आप बोलेंगे लाइन। देखो एकदम क्लियर, ये एम एच अब्राहम की लैंग्वेज है। ठीक है, तो सेपरेट, जैसे हर लाइन क्या होता है, सेपरेट ही तो होता है दूसरी लाइन से, तो एक तरह से सेपरेट एंटिटी है, और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ये भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्लियरली लिखा है कि जो मीटर है उसको डिटरमाइन करते हैं। आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? किसी सेंटेंस में मीटर को आप कैसे कहोगे कि ये मीटर में है? तो उसके लिए तरीका यह है कि पैटर्न ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड वीकर स्ट्रेस ऑन द सिलेबल। ठीक है, कंपोजिंग द वर्ड्स इन वर्स लाइन। ठीक है, यानी कोई भी वर्स लाइन है, अब देखो लाइन से ही शुरू किया है, अगर वर्स का आप जान ही गए कि मेट्रिकल कंपोजिशन है, तो अगर कोई भी वर्स लाइन है, सपोज करो ये एक वर्स लाइन हो गया, अगर इसमें क्या हो, ऐसा पैटर्न हो कि कहीं स्ट्रॉन्गर और कहीं वीकर स्ट्रेस है सिलेबल पे। अब सिलेबल क्या है, यही चीज आप लोग गड़बड़ी करते हैं कि कोई वर्ड है उसके अंदर सिलेबल होता है। अब कोई वर्ड है उसमें 3 सिलेबल भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी एक ही वर्ड में हो सकता है कि एक से ज्यादा फुट भी आ जाए। ये भी समझो डीपर लेवल पे। तो वही कह रहा है कि कोई भी, जब आप मीटर की बात करते हैं तो उसमें आपको पैटर्न मिलेगा स्ट्रॉन्गर एंड वीकर स्ट्रेस का, और ये सिलेबल पे होगा। ठीक है, और ये सिलेबल कौन से सिलेबल हैं? जो पोइटिक लाइन है, उसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन पे आपको सिलेबल चेक करना है, कोई स्ट्रॉन्गर होगा कोई वीकर होगा। ठीक है भैया, अब ध्यान दें, जो स्ट्रॉन्गर सिलेबल होगा उसी को आप बोलेंगे स्ट्रेस सिलेबल, और जो वीकर सिलेबल होगा उसको आप बोलेंगे अनस्ट्रेस सिलेबल। ये भी अपने दिमाग में रख लो कि सिलेबल में स्ट्रॉन्गर कौन, जिस पे आप जो है स्ट्रॉन्गर है उसको स्ट्रेस, और जो लेस स्ट्रॉन्गर है जहाँ जोर कम दे रहे हैं वो अनस्ट्रेस सिलेबल है। तो ये बहुत छोटी बच्चों वाली चीजें हैं, कई बार आप पढ़ चुके हैं तो आपके दिमाग में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, आगे देखते हैं और इसमें कुछ काम की चीज है क्या। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं, और जो है इसमें जो है देखते हैं, चलो पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि थ्री मेजर, क्या हो गया अचानक, एक मिनट, ये अचानक पेन क्यों काम करना बंद कर दिया? इससे तो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। ये कह रहा है कि थ्री मेजर, पेन, सॉरी, पेन अचानक नहीं चल रहा है। क्या मैं पढ़ूं? आप लोग को तो दिखाई पड़ ही रहा होगा, है ना? ये यूज नहीं कर सकते, ये यूज कर सकते हैं, देखता हूँ ये यूज बता रहा हूँ। सॉरी, पेन पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है ना, अचानक पेन चलना बंद हो गया। पेन के बिना तो काम नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, पढ़ता हूँ, और जहाँ मुझे लगेगा पेन की ज़रूरत है तो या तो फिर वो स्विच सिस्टम को एक बार स्विच ऑफ करना पड़ता है, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा थ्री मेजर फैक्टर्स, काम की चीज़ होगी तो बताऊंगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाऊंगा। थ्री मेजर फैक्टर डिटरमाइन वेयर द स्ट्रेस। अब ये बताओ कि स्ट्रेस कहाँ लगेगा, इसके लिए तीन मेजर फैक्टर की बात कर रहे हैं कि किसी भी आपको जो लाइन है, पोइटिक लाइन है, उसमें स्ट्रेस आपको कहाँ यूज करना है समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दें भैया, सबसे पहला तरीका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वर्ड एक्सेंट। अब ये बहुत डीपर लेवल की बात कर रहे हैं, थोड़ा समझना है। ये तीन रीजन हैं
आपके एक्सेंट होने के, यानी यहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है, इसके 3 रीजन बताया जा रहा है। सबसे पहला तो वर्ड एक्सेंट इन द वर्ड्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल। अगर कोई भी वर्ड है जो एक से ज्यादा सिलेबल का वर्ड है, तो आपको वर्ड स्ट्रेस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया कि जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है तो आप उसे ब्यूटीफुल बोलते हैं, न कि आप इसे ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटीफुल बोलते हैं। तो यानी इसका मतलब हर वर्ड में अपने आप ही एक सिलेबल फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस फिक्स होता है कि ये वाला जो सिलेबल है इस वर्ड का उसे आप स्ट्रेस करोगे। ठीक है, तो ये तो फिक्स है पहले से। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये की जाती है कि इसको राइटर ज्यादा छेड़े ना, लेकिन कई बार राइटर छेड़ देते हैं। पहला वाला एकदम क्लियर है कि किसी भी आप जो मिट्टिकल लाइन है उसमें स्ट्रेस देने का तो सबसे पहला तरीका कि जो वर्ड एक्सेंट है वही आप फॉलो करें, ज्यादा उसे छेड़छाड़ ना करें, इसके नियम है। दूसरे नंबर पे क्या बताया जा रहा है कि देयर आर आल्सो मेनी मोनोसिलेबिक वर्ड्स इन द लैंग्वेज। अब जो मोनोसिलेबिक वर्ड है उसमें कहाँ पे आप करोगे, क्योंकि वो अपने आप में अलग अलग है। ठीक है, एंड ऑन विच ऑफ दीज इन अ सेंटेंस और अ फ्रेज द स्ट्रेस विल फॉल डिपेंड्स ऑन द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपको एक कोई लाइन है, पोइटिक लाइन, उसमें कई ढेर सारे वर्ड्स दिख रहे हैं लेकिन वो सारे मोनोसिलेबिक हैं, यानी पहले से आपको मोनोसिलेबिक है तो उसमें आप स्ट्रेस अनस्ट्रेस डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जब एक से ज्यादा सिलेबल किसी वर्ड में होगा तभी आप डिसाइड करोगे कि कहाँ पे आपको प्रेशर देना है, कहाँ नहीं देना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दे, तब ये कहते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब ग्रामर के नियम को फॉलो करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ग्रामर के नियम को कैसे फॉलो करते हैं? आप हमेशा स्ट्रॉन्गर स्ट्रेस देते हैं कहाँ कहाँ? नाउन पे देते हैं, वर्ब पे देते हैं, एडजेक्टिव पे देते हैं। बहुत डीपर लेवल की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप स्पीकिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं या पोइट्री की कोई लाइन लिख रहे हैं, अगर आपको मोनोसिलेबिक मिल रहा है यानी एक सिलेबल का कोई वर्ड मिल रहा है, तो आप पहले ये देखो कि वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। अगर ये तीनों है तो आप उस पर स्ट्रांग प्रेशर, स्ट्रांग स्ट्रेस दे सकते हैं, यानी वो स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रांग फोर्स आप दे सकते हैं, यानी वो स्ट्रेस बना सकते हैं आप उसको। और अगर आप जो है आर्टिकल आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, तो इनको आप बहुत धीरे से बोल सकते हैं, यानी ये अनस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही इतनी बात की नहीं बात भाई? मोनोसिलेबिक है तो अगर आपको ग्रामर का नियम ध्यान दे सकते हैं, नाउन वर्ब एडजेक्टिव है तो आप उसे स्ट्रेस सिलेबल बना लीजिए। अगर वो आर्टिकल या प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अनस्ट्रेस सिलेबल हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये बता रहे हैं इसी में कि एक रिटोरिकल एक्सेंट होता है, यानी आपको खुद द एम्फेसिस वी गिव अ वर्ड बिकॉज वी वांट टू एनहांस इट्स इंपॉर्टेंस इन अ पर्टिकुलर अटरेंस। यानी जब आप उसे बोल रहे हैं तो उस बोलने की प्रक्रिया के दौरान अगर आपको लग रहा है कि भैया ये वाला हमारे लिए जो है सिलेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने हिसाब से भी उस पर आप प्रेशर दे सकते हैं, उसको स्ट्रेस बना सकते हैं। तो एक तो हुआ कि हमारी नीड क्या, और एक जब नीड न समझ में आए तो ग्रामर के नियम को यूज कर लो। ग्रामर का नियम कहता है कि अगर कोई मोनोसिलेबिक वर्ड है तो नाउन वर्ब एडजेक्टिव होने की कंडीशन में उसे आप स्ट्रेस्ड बना सकते हैं। दूसरा रूल सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बताएंगे तभी, अदरवाइज तो फिर मेरा बताना सब बेकार हो जाएगा। मुझे क्लियरली बताते चलें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तीसरा तरीका क्या है स्ट्रेस देने का? तीसरा तरीका स्ट्रेस देने का यह है कि अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ परसीव्ड स्ट्रेस इज प्रिवेलिंग मेट्रिकल एक्सेंट। एक तीसरा तरीका है मेट्रिकल एक्सेंट का। इसमें क्या होता है? विच इज द बीट दैट वी हैव कम नोन टू एक्सपेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रेस पैटर्न दैट वाज एस्टैब्लिश अर्लियर इन द मेट्रिकल कंपोजिशन। तो ये कह रहे हैं कि एक तीसरा तरीका है मेट्रिकल एक्सेंट का। जैसे आप सभी को पता है कि आयम्ब होता है तो आयम्ब में पहले अनस्ट्रेस होगा फिर स्ट्रेस होगा। तो अगर उस पोयम को मुझे आयम्ब में लिखना है तो मैं उसी हिसाब से अपने स्ट्रेस को, पैटर्न को डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके आपने पढ़े भाई किसी भी पोइटिक लाइन में स्ट्रेस देने का। सबसे पहला तरीका क्या है, यही आपके अभी टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका वर्ड एक्सेंट है। दूसरा है ग्रामेटिकल या एम्फेसिस ऑन रिटोरिकल यूज, ठीक है, जो आपकी यूज है। तीसरा तरीका क्या है? मेट्रिकल एक्सेंट। तो ये तीनों चीजें हैं भाई।
ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इफ द प्रिवेलिंग स्ट्रेस पैटर्न इन फोर्सेस अ ड्रास्टिक अल्टरेशन ऑफ द नॉर्मल वर्ड एक्सेंट। अब देखो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, आप अकेले पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपका आज कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए। और आज की क्लास का सबसे डिफिकल्ट वाली चीज बस ये लास्ट वाली है, इसके बाद सब आसान हो जाएगा। अब ध्यान दे, रेंज्ड एक्सेंट क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि रेंज्ड एक्सेंट क्या है, तो इसको समझना है। जैसे ये कह रहा है कि जब भी कोई वर्ड एक्सेंट होता है तो फिक्स है। आपको पता है कि जब आप ब्यूटीफुल बोल रहे हैं तभी वो सही है, क्योंकि आप बी पे जो है आपको एक्सेंट देना है, जो पहला वाला सिलेबल है वहां पे आपको स्ट्रेस देना है, तो आपका हो गया ब्यूटीफुल। लेकिन ये कह रहे हैं कि राइटर जानबूझ के फुल पे भी एक्स मतलब प्रेशर दे सकता है। अगर ऐसा राइटर कर रहा है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो राइटर को ज्ञान नहीं है, वर्ड एक्सेंट का उसे नॉलेज नहीं है ना, और दूसरा या तो जानबूझ के कर रहा है। ये बात ध्यान दो, यानी जहां पे वर्ड एक्सेंट में आपको स्ट्रेस की जरूरत है वहां न दे के कहीं और दे दिया जाए तो उसी को बोलते हैं रेंज्ड एक्सेंट। यानी एक ऐसा स्ट्रेस पैटर्न इन्फोर्सेस अ ड्रास्टिक अल्टरेशन ऑफ द नॉर्मल वर्ड एक्सेंट। एकदम क्लियर है, यानी अल्टरेशन हो रहा है, जहां पे होना चाहिए वहां ना होके कहीं और आप स्ट्रेस दे रहे हो, तो ये चीज कहलाएगा रेंज्ड एक्सेंट। बताओ 100% क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये चीज है, अभी आपको मैंने ब्यूटीफुल का एग्जांपल दिया कि किस प्रकार से आप बी पे न करके कहीं और कर दें, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि ये किस वजह से हो सकता है, इसका रीजन क्या हो सकता है। इसका रीजन हो सकता है लैक ऑफ मेट्रिकल स्किल। एक तो हो सकता है कि भैया आपके अंदर नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कहाँ देना है, तो आप उसकी वजह से कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कन्वेंशनल होता है कि भैया ऐसा सदियों से चला आ रहा है इसलिए कर रहे हैं आप। और तीसरा क्या है कि समटाइम्स डेलिबरेटली, कई बार जानबूझ के हम कर रहे हैं कॉमिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं भाई। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लॉर्ड बायरन का डॉन जुआन। इन्होंने जानबूझ के जो है अपने कॉमिक इफेक्ट के लिए जो रेंज्ड एक्सेंट का इन्होंने यूज किया है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तीन चीजें हमने आपको बता दी यहाँ पे। तो ये रेंज कब होगा, किस तरह से होगा, ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं जी। चलो, पेन चलने लगा, नहीं ऐसे नहीं चल रहा, वैसे चल रहा है। चलो इसी से माउस से यूज करते हैं। अब इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश अ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ सिलेबिक स्ट्रेस इन स्पीच। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप पोइट्री की बात करते हैं, तो पोइट्री में जब आप फुट, अब आपको ये पता करना है, देखो या इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश अ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ सिलेबिक स्ट्रेस। ये जो सिलेबिक स्ट्रेस है, इसके जब आप बात करते हैं कितने प्रकार का हो सकता है सिलेबिक स्ट्रेस, ठीक है, कहाँ कहाँ हो सकता है, कितने इसके वेरिएशन हो सकते हैं, तो ये कह रहे हैं इसको एनालाइज करने का जो सबसे बढ़िया तरीका इंग्लिश में वो बाइनरी मेथड है। बाइनरी मेथड क्या होता है, बाइनरी मेथड में ये कहता है कि भैया केवल दो ही चीज ध्यान दो आप, या तो कोई सिलेबल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होगा या तो वीक स्ट्रेस होगा, यानी या तो एक्सेंटेड होगा या फिर अनएक्सेंटेड होगा, या तो स्ट्रेस्ड होगा या फिर अनस्ट्रेस होगा। आप इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन को लेके चलें तो आपको उसी को बाइनरी मेथड ऑफ एनालिसिस बोला गया है। तो आप जो इंग्लिश में ये फुट का अध्ययन करते हैं ना, वो बाइनरी में है। देखिए हम स्ट्रेस अनस्ट्रेस की ही केवल बात करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे एक नया वर्ड आ रहा है फुट। अब इस फुट को आपको समझना पड़ेगा। फुट क्या है, फुट कोई नई चीज नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मीटर में फुट आना चाहिए, कितने फुट हैं इस बात पर मीटर डिटरमाइन होता है। तो फुट क्या होता है वास्तव में, ये कॉम्बिनेशन होता है, नोट कर लें, कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस एंड एसोसिएटेड वीक स्ट्रेस, ठीक है। यानी कोई भी पोएटिक लाइन है उसमें जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस है और उसके साथ जो कनेक्टेड वीक स्ट्रेस है, उसके कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं भैया, फुट बोलते हैं। फुट कोई बाहर से बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। फुट क्या है,
स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलेंगे, फुट बोलेंगे। सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? चलो भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। जहां प्रेशर दोगे वो स्ट्रेस हो जाएगा, जहां लेस प्रेशर दोगे वो अनस्ट्रेस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके इंग्लिश में है, जो मेजर जो स्टैंडर्ड्स आप फुट की बात करते हैं वो है टोटल 4। अब फुट का प्लूरल आपको जगह जगह फीट दिखाई देगा, तो ये मत सोचना कि फुट फीट अलग है, उसी का प्लूरल है फीट। तो कहीं फीट बोलेंगे कहीं फुट बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितने फुट हैं भाई? टोटल हैं फुट 4। कौन कौन से? सबसे पहला आयम, एनापिस्ट, टोकेइक, ऐसे करके हैं। इसके लिए मैंने आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बताया था, आई एम ट्रू अन्ना डाकू। इसको याद रखेंगे क्योंकि इसके क्रम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उसको कभी भूलेंगे नहीं। आई एम ट्रू अन्ना डाकू, माई नेम इज पुन्नू सिंह। नोट कर लें, आई एम ट्रू अन्ना डाकू, माई नेम इज पुन्नू सिंह। मेरा नाम है पुन्नू सिंह। पीएस, इसी पे मैं आपको समझाऊंगा। भाई मैं लिख नहीं पा रहा हूं तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या आप लोग मुझे कुछ सेकंड का, कुछ 1 मिनट का समय दें ताकि मैं डेस्कटॉप को फिर से बंद करके इसको रीस्टार्ट कर सकूं, ताकि मैं आपको बोलूं जो वो सुनाई दे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे, मैं इतनी देर में इसको ऑन ऑफ करता हूँ। ठीक है, आप लोग लाइन पे बने रहेंगे, बस यहाँ से मैं बंद करूंगा सिस्टम पे, बाकी तो आप